प्लेटफॉर्म पे। आइए देखते हैं जीएस बुलेटिन पार्ट 4। इसमें देखेंगे हम कुछ अपग्रेडेड क्वेश्चन और हमारा रैपिड फायर राउंड ऑफ 5 क्वेश्चंस। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला जो क्वेश्चन है। इससे पहले आपको एक बात कह दी जाए, आपको पहले भी मैंने कहा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 42वां संविधान संशोधन है उसको पढ़ लीजिए। 44वां संविधान संशोधन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? Via which of the following amendments the term socialist was inserted in the preamble of the Indian Constitution? 38th Amendment Act, 42nd Amendment Act, 49th Amendment Act और 52nd Amendment Act। अगर लास्ट बुलेटिन आपने देखा होगा तो याद होगा आपको 52nd Amendment Act द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था। आपको याद होगा राजीव गांधी सरकार ने किया था ये, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग दल बदल कर रहे थे। और ये हुआ कब था, कहाँ ऐड हुआ था? 10th शेड्यूल में हुआ था। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हमारा जो है हट जाता है। 49 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये देखा भी नहीं होगा। 38th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है जल्दी से बता दीजिए। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट में है कि अगर प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इट कांट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। तो अब बचता है हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। अमेंड करना प्रीएम्बल जो कि आर्टिकल 68 में है वो भी इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशलिस्ट वर्ड, इसके साथ साथ कौन कौन सा वर्ड? सेक्युलर वर्ड और जो है इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड का एडिशन इसी अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हुआ है। तो आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना बहुत आवश्यक है। आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी। पहले क्वेश्चन का बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सरलता से हमने खत्म कर दिया। पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है? इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट कांट बी चैलेंज इन कोर्ट, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 52 संविधान संशोधन है वो आपने पिछले में देखा था, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था राजीव गांधी सरकार के टाइम 10th शेड्यूल में। और ये हमारा 42वां मिनी संशोधन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, छोटा संविधान जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे 3 वर्ड्स ऐड किए गए। इसके द्वारा आर्टिकल 68 और बहुत सारे चेंजेस भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किए गए। आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज का एडिशन, आपको पता होगा कि ये बाध्य करना कि सलाह लेना ही है प्रेसिडेंट को ये और उसको मानना ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ये भी हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही है। 44th में कि आप सलाह ले सकते हैं, 42nd में कि सलाह लेना है और उसको बाध्य है मानने के लिए भी। तो ये चीजें हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए आप, आधा भारत का संविधान काफी अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A, डीपीएसपी पार्ट 4, ये सब चीजें। पार्ट 3 आपका जो फंडामेंटल राइट, पार्ट 2 सिटीजनशिप। तो ये बार बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सारे बुलेटिन में, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब हम यही खत्म करते हैं। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको याद होगा कि बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था, इसको हार्ट और सोल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, आत्मा कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बताइए इसमें एक और लाइन है लेकिन इस क्वेश्चन में, जो कि भारतीय नागरिक को भारत सरकार के खिलाफ तक खड़े होने का अधिकार देता है। क्वेश्चन है आपका, which article of the Indian Constitution provides the right to constitutional remedies that allow the Indian citizens to stand up for their right against anybody, even the government of India? Options are 31, 32, 33 and 34. 31 है सेविंग ऑफ लॉज और वायलेशन ऑफ लॉज। ये लॉज के बारे में बताता है, क्या रूल्स हैं, क्या मतलब न्याय है, लॉज को कैसे हमको बचा के रखना है, उसको वायलेट होने से रोकना है। तो आर्टिकल 31 आपका अगर हटा दिया जाए, 1 मिनट पेन ली जाए, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी के साथ। तो अब बिल्कुल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि ये सही है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी के साथ।
तो अनुच्छेद 33 में क्या है, जो राइट्स का मॉडिफिकेशन है, थोड़ा फेरबदल, कैसे मतलब सरकार फेरबदल कर सकती है। फिर आपका जो 34 है, आपको याद होगा 33 में मैंने बताया था कि आर्म्ड फोर्सेस, याद होगा आपको। बुलेटिन 2 में जाइए, बुलेटिन 2 देखिए जिसने अभी तक नहीं देखा है, आर्टिकल 33 के बारे में पढ़िए, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने किए थे। बहुत देर कर रहे हैं अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आर्टिकल 34 में अगर एक लॉ इम्पोज हुआ है तो आपके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये जो चारों हैं वो बिल्कुल इसी से है रिलेटेड, पर जो हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है वो 32 है। यहाँ और यहाँ जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस को, यहाँ आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आर्टिकल 32 में लॉज को बचाना, उसको वायलेट होने से रोकना है। तो आर्टिकल 32 है आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ। भारतीय संविधान में से निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान पर, सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। आपका क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस है 15B, 16B, 17 और 18। तो आप 14 to 18 देख रहे हैं किस के अंतर्गत आ रहा है, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत। अब इसमें से कौन सा है जल्दी से बताइए। आर्टिकल 15 का पार्ट 2, 16 का पार्ट 2, 17 और 18। सबसे पहले जल्दी बता दें 17 और 18 है क्या। आपको पता है 17 है अनटचेबिलिटी, अबॉलिश करना, छुआछूत है ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। देखिए इंग्लिश में भी चल रहा है, ऐसा मान के चलिए एसएससी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश। तो आप ये मत कहिए कि बिल्कुल अवॉइड किया जाए। जब आई एम स्पीकिंग, हम इन दोनों भाषाओं में बोल रहे हैं, तो आपको दोनों, आपको अच्छी बात है कि समझ में आए। अनटचेबिलिटी, छुआछूत है, इसका अबॉलिशन आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18 में आप कोई टाइटल नहीं यूज कर सकते, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। तो अब बचता है आपका 15 का 2 और 16 का 2। तो 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रुकाव कि आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(2) के ही तहत ये है कि कहीं आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता। तो आपका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 15B, आर्टिकल 15B। तो आर्टिकल 16B क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आपके चारों ऑप्शन एक्सप्लेन्ड है आपके बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बिना देरी किए। पेन उठा ली हमने और ये रहा आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद से बर्खास्त कर सकता है? Who can dismiss the governor from office? State Legislative Assembly, Parliament, President and Council of Ministers। राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। जल्दी से बताइए कौन जो है वो डिसमिस कर सकता है गवर्नर को। अच्छा, जो गवर्नर के पावर्स हैं वो कौन से आर्टिकल तक हैं, जल्दी से बताइए। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए। आपको टाइम दिया जा रहा है थोड़ा सा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो 152 से लेकर 156 तक जो है वो यही है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। तो फिर 152 हुआ कि उसमें पावर बताया गया कि एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के क्या पावर्स हैं स्टेट में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका के जो पावर्स हैं स्टेट में वो 152 से स्टार्ट होते हैं। 153 में ये बताया गया है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होना जरूरी है। तो आर्टिकल 153 कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, गवर्नर। तो ये आर्टिकल 153 के तहत है। आगे बढ़ते हैं 154 में। तब फिर क्या कहा हुआ है, जल्दी बताइए। 154 में ये बताया गया है कि अगर एक गवर्नर है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हो सकते हैं। तो पावर्स ऑफ गवर्नर कहा गया है यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए, कौन हटा सकता है। तो अभी तो हम लोग गवर्नर को एग्जिस्टेंस में लाए हैं, गवर्नर आया कि मतलब एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, उसके तहत एक गवर्नर होना चाहिए 153 में। 154 में बताया गया कि पावर क्या क्या होते हैं गवर्नर के। अब देख लेते हैं 155 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर और वो कैसे अपॉइंट होगा। और आर्टिकल 156(1) के तहत डिसमिसल होता है।
कैसे डिसमिस किया जाता है गवर्नर को। ये देखिए आर्टिकल 152 से शुरू करके 156(1) पे खत्म किया है हमने। तो हमने आज इस क्वेश्चन में 5 आर्टिकल्स कवर किए हैं। 152 में एग्जीक्यूटिव पावर्स, 153 में कि एक गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट के लिए, 154 में क्या पावर्स होते हैं उस गवर्नर के, 155 में अपॉइंटमेंट कैसे होगा और 156 में डिसमिसल कैसे होगा। अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है देख लीजिए अब आपको क्या करना है। चलिए अब बताइए कौन डिसमिस कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कोई भी ऐसे डिसमिस कर देगा गवर्नर को? नहीं। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, राष्ट्रपति जो है वो डिसमिस कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसकी सलाह पे? किसकी सलाह पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर। देख लीजिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? अभी हमने पिछले ही स्लाइड में देखा था राज्यपाल का प्रावधान कहाँ है। जल्दी से बताइए, हमने सारे आर्टिकल्स देखे थे 152, 153, 154, 155। 152 के तहत क्या था कि कुछ जो है क्या होंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे स्टेट को। 153 के तहत था कार्यपालिका के जो पावर्स हैं स्टेट। 150 की देयर शैल बी गवर्नर, एक गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट के लिए भाई, ये कहा गया देयर शैल बी अ गवर्नर। 154 के तहत हमने क्या देखा? 154 के तहत देखा कि पावर्स क्या क्या होंगे इस गवर्नर के। और 155 के तहत हमने कहा कि लो अब भाई अपॉइंट कर देते हैं, बहुत हो गया, सब विश्लेषण दे दिया, कोई गवर्नर भी तो आना चाहिए, तो अपॉइंट कहाँ हो गया? 155 अपॉइंट हुआ तो देखिए उसको हटाने की प्रक्रिया आनी चाहिए, तो 156(1) के तहत उसको हटा दिया जाए। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि एक गवर्नर होना चाहिए। देखिए एक गवर्नर होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? इंटरिम चेयरमैन थे जो पहले थे, मतलब कंप्लीटली नहीं थे, टेम्परेरी थे। इंटरिम, टेम्परेरी, देखिए वर्ड आप नए नए सीखते चलिए साथ में हमारे जीएस बुलेटिन के साथ इंग्लिश। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, टेम्परेरी, टेम्परेरी चेयरमैन थे वो जो भी थे पहले। उसके बाद जो बने परमानेंट इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट हमारे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद हरेंद्र मुखर्जी, और हरेंद्र मुखर्जी के साथ और कौन था? कृष्णमाचारी। सब भूल जा रहे हैं, आप लोगों को रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। ये दोनों लोग वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है हरेंद्र मुखर्जी, वो क्या थे? HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार, COOMAR कुमार लिखते हैं, ये तो HC मुखर्जी इनका नाम है। और BR अम्बेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे। तो आप देख लीजिए आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा है जो थे पहले। उसके बाद कौन बना? राजेंद्र प्रसाद, वो एक्चुअली परमानेंट बने। उनके साथ जो आपका ऑप्शन 3 है वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, कृष्णमाचारी। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे बढ़ते हैं, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो गए हैं बिना सवाल जवाब के। आपको पढ़ना है सिर्फ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की गारंटी देता है। तो आपको अब तक पता ही चलिए 3 बुलेटिन के बाद कि आर्टिकल 32 क्या है? अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? बहुत हो गया आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। अब बताइए कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है
ये उसके किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, किस अधिकार क्षेत्र में आता है। ये उसका ओरिजिनल पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार है, या सलाहकार क्षेत्राधिकार है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपेलेट मतलब अपील करने पर, या फिर ये उपचार की प्रकृति पे डिपेंड करता है, किस तरह से आप चला ले रहे हैं, किस तरह का उपचार है उस पे डिपेंड करता है। तो किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, जल्दी से बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है? तो ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होता है? सिर्फ सलाह देने का अधिकार होता है, और एपेलेट मतलब अपील करने पे, ठीक है। तो ये मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? ऑप्शंस देखिए, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। एक इसके साथ साथ गोवा भी था, अगर आपको याद होगा तो। गोवा 1987 में गोवा, मिजोरम, ये सब स्टेट बन गए थे। आपके ऑप्शन से चलते हैं तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश था, और बाद में बना, कब बना? 1971 में हिमाचल प्रदेश। त्रिपुरा और मणिपुर जो आपका है 1972 में बना, और जो सिक्किम था ये प्रोटेक्टोरेट था, मतलब इनका अपना किंगडम था, राजा थे यहाँ के, तो इनका भी बदलाव हुआ है, पर ये पहले से स्टेट थे। तो इनका जो 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत इनको भी इंडिया के स्टेट्स में इंक्लूड किया गया, पर ये नहीं कहा जा सकता कि इससे पहले ये इंडिया की यूनियन टेरिटरीज थी, ये अपना किंगडम था, इनका राज्य था, एक राजा थे, ठीक है। तो जो ये, हाँ, तो हमने कहा 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत क्या है, बट ये नहीं है, तो बाकी सब है, तो ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश 97, मणिपुर और त्रिपुरा 1972। बिल्कुल ये सब भी देखने की बातें हैं, जैसे ये होता है कि बैंक कब नेशनलाइज हुए, ये स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी स्टेट में कब बदली। तो अगर गोवा की बात किया जाए तो गोवा 1987 में बदला था, तो बिल्कुल ये सब चीजें पढ़ने वाली हैं, जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए जीएस बुलेटिन लॉन्च किया गया है। जिनको भी दिक्कत हो रही है, जिनको लग रहा है कि वो बहुत टाइम देने के बाद भी उनको चीजें नहीं याद हो रही है, तो बिल्कुल क्वेश्चन करिए हमारे साथ। जब आप रिपीटेड क्वेश्चंस करते रहेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बार बार चलती रहेंगी, और ये बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जितना आप रटेंगे और कुछ दिन बाद भूल गए तो फिर सब गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने अपने जीवन कार्यकाल में एक बार यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? Which of the following presidents of India represented India at least once in their lifetime in UNESCO? यूनेस्को में ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह। 99th क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आने से पहले आपको थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। 1947 में रिप्रेजेंट किया था। कब रिप्रेजेंट किया था यूनेस्को में? 1947 में रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री, अरे राष्ट्रपति भी बने, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, वंस इन द लाइफ टाइम पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात, ये नहीं कहा था कि बीइंग अ प्रेसिडेंट के रूप में गए थे रिप्रेजेंट करने, अपनी लाइफ टाइम में एक बार गए थे, तो 1947 में गए थे। तब प्रेसिडेंट कौन थे? इंटरिम सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद कौन बन गया था? राजेंद्र प्रसाद। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन गए थे, बाद में चल के वो प्रेसिडेंट बने। यार ध्यान देने वाली सब बातें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कह रहा है वंस इन द लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में एक बार। ये नहीं कहा है कि राष्ट्रपति रहते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक में बिहार राज्य को आदिवासी कल्याण मंत्री होने के दायित्व से छूट दी?
आपको पता है आदिवासी ट्राइबल पीपल के लिए इन्होंने ये वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई थी, ठीक है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तीनों था। तो एक संविधान संशोधन द्वारा बिहार को जो है वो आजाद कर दिया गया था। वो कौन सा था, जल्दी से बताइए। तो आपके ऑप्शन है 92nd, 93rd, 94th और 95th। अब काम करिए, चारों के बारे में बता दीजिए। 92nd आपको याद होगा, अमेंडमेंट से आपके लैंग्वेजेस में अमेंडमेंट हुआ था, 4 नई लैंग्वेज ऐड हुई थी, भाषाओं, 4 भाषाओं का एडिशन हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाओं का। 93 में क्या होता, जब भाषाएं किस शेड्यूल में दी गई है, लैंग्वेजेस। अभी भी आपको ये सब नहीं याद है, पहले कितनी थी, 14, टोटल अब कितनी है, 22। कौन से शेड्यूल में है भाषाएं, लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में। देखिए कितने सारी चीजें हमने देखी, कौन कौन सी भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं। क्या 92 संशोधन अधिनियम द्वारा, उसके बाद ये भाषाएं जो हैं 8th शेड्यूल में हैं, पहले 14 थी स्टार्टिंग में जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपके पहले ऑप्शन से। अब 93 जो है, इसमें एडमिशंस में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्या होता है आपको, बिल्कुल ये सबको पता होगा रिजर्वेशन क्या होता है। तो एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिला वो किसके द्वारा मिला, 93rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मिला हमको, रिजर्वेशंस में, एडमिशंस में रिजर्वेशन। तो ये दोनों तो चले ही गए। 94th और 95th भी बता दीजिए आप जल्दी से। तो 94th ही आपका आंसर है। इसमें जो MP, उड़ीसा और बिहार तीनों को ये बनाया गया था कि उनको जो है एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री देखनी है, आदिवासी कल्याण मंत्री, मंत्रालय बनाना है, मंत्री बनाना है, देख रेख करनी है। तो इसमें से बिहार को जो है 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आजाद कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो प्रोविजन दिया है ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का, ये आर्टिकल 161A में दिया है, सॉरी 164A, 164(1) में। और इससे आजाद कब हुए, ये 94th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आजाद हुए। और जो आपका 95th है वो SC/ST के रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने की बात की गई है, बढ़ाने की बात की गई है 95th में। तो ये आप लोग देख रहे हैं कैसे ऑप्शन वाइज चलना है हमको, और ऑप्शन से क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो देखना है। जो लोग अभी भी नहीं जागे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जाग जाइए, क्वेश्चन करिए। अगला बताइए, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई संवैधानिक संशोधन जो भाग 3 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है वो शून्य है। मतलब क्या है, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, संविधान संशोधन आए जो आपसे आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, वो संशोधन शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो ये कौन से केस में कहा गया, SR बोम्मई बनाम भारत संघ, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। कुछ नहीं तो आप ऑप्शन से ईयर तो याद ही कर सकते हैं, और अगर आप केसेस के बारे में पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 1973, केशवानंद भारती। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1965-66, और कौन सा ईयर है, 1967 है, ये याद रखिएगा, 1967, 1967। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। देखिए थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे, ये चीजें याद रखेंगे, क्लास याद रखेंगे कि कैसे हम लोग 65, 66, 67 तक पहुंचे थे, और 67 में कौन सा था, गोलकनाथ, IC गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो ये आपको याद रहेगा और यही आपका सही ऑप्शन है।
तो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 इज द राइट आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन से यही काम करना है, चारों केसेस के बारे में पढ़ना है, क्या जजमेंट आई, कितने बेंच थे, कितने जजेस की बेंच थी, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पे करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स chairman and members of National Human Rights Commission on whose recommendation? Prime Minister, Home Minister, Speaker and all of the above. किसकी रिकमेंडेशन पे कौन कौन रिकमेंड करता है एचआरडी मिनिस्ट्री के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए? जल्दी से बताइए कौन कौन है ये? प्रधानमंत्री सिर्फ स्पीकर या सब? तो याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है ये, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में सभी। आइए देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। भाग 4 बहुत बार अब हमने देख लिया, क्या है आपका? डीपीएसपी है। क्या है डीपीएसपी? पार्ट 4 में है। उसके बाद आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 है। अब ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा चेंज है। गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से आर्टिकल्स में दिखते हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से आर्टिकल में? तो आइए देखते हैं। 40, 43, 44, 40, 47, 48, 47 और 50। अब जल्दी से बताइए 40वां क्या है? 40वां आपको मैं बता रही हूँ, बाकी आप बताएंगे। विलेज पंचायत, गांव में जो पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायत बनाना, वो किस में है? 40 में है। तो बिल्कुल ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। गांव का कल्याण। 43 में ऐसा क्या है? 43 में कि तय किया जाएगा कि कितने वेजेस मिलेंगे, पारिश्रमिक पैसा वर्कर्स को। उसके बाद आपका 44 में फिर क्या है? 40 में हो गया विलेज पंचायत, 43 में वेजेस ऑफ वर्क। आपको देखना है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत से कौन सा जुड़ा हुआ है। 44 में क्या है? 47 में क्या है? जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। जितना जल्दी अगर आप लोग लिख देंगे उतना अच्छा रहेगा। 47 में है न्यूट्रिशन का लेवल जो है इम्प्रूव करना है, गाँव में लोगों को पोषाहार बांटिए, पोषित करिए, माल न्यूट्रिशन हटाइए। तो 48 में क्या है? 50 में क्या है? 47 में क्या है? 47 तो हमने देख लिया। पोषण की जो लेवल है 50, अगर आप नहीं बता पाए तो बहुत दिक्कत है। पिछले बुलेटिन में हमने आर्टिकल 50 देखा था, याद करिए। एनजॉइंट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का सेपरेशन था। अब बताइए जल्दी से कि आंसर क्या होगा। 47 में भी हमने देख लिया। 48 बचता है आपका। 47 जो हमारा है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, उनको कुपोषित से पोषित करना है, और उसके बाद एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है बढ़ाना है, पोल्ट्री फार्म वगैरह रेस करने हैं, एग्रीकल्चर का लेवल जो है बढ़ाना है। तो ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी चीजें छूट रही हैं वो आप लोग बिल्कुल लिखते रहिए, ठीक है। जो भी है पढ़ते रहिए, जीएस के वीडियोस देखते रहिए, लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? ओरिजिनली हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर इन द 8th शेड्यूल, और अब कितनी है? तो अभी बताया था मैंने 14 थी, अब 22 हैं। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देखा था। देखिए क्वेश्चन कौन सा था जिसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें भाषाएं ऐड की गई, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें 4 भाषाएं 8th शेड्यूल में ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
तो अगर आप लोग तुरंत क्वेश्चन करके तुरंत भूल रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत की बात है। ऑप्शन बी जो है आपका वो सही आंसर है, पेन और ये टिक और फिर ये माउस और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसके पारित होने के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है? अभी हमने देखा था जॉइंट सिटिंग लास्ट बुलेटिन में कहां से लिया गया है, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो जॉइंट सिटिंग ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, तो किस केस में जॉइंट सेशन बुला सकता है? आपको मैंने पहले बुलेटिन में बताया था मनी बिल के केस में तो बिल्कुल नहीं बुला सकता है जॉइंट सिटिंग, अगर फंसता है मुद्दा। एक और के केस में नहीं बुलाया जा सकता, वो नहीं बताइए क्योंकि आप जल्दी से आंसर बता दीजिए, फिर देखते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। तो जॉइंट सिटिंग आपको बताया गया है, लास्ट बुलेटिन में भी 3 बार बुलाया जा चुका है। जब एक हाउस मान गया दूसरा हाउस नहीं माना है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल स्पीकर करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। अब जल्दी से बताइए किस बिल के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर बुलाया जा सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा ड्यूरिंग पैसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? Which of the following? Only one, that is साधारण विधेयक, ordinary legislation, money bill and constitutional amendment. आपको अभी मैंने बताया मनी बिल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो जिसमें 2 है उसको हटा दीजिए, बचता है 1 और 3, और 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम भी नहीं बुला सकता। तो सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन केवल एक के केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। प्रेसिडेंट बुलाते हैं डेडलॉक की सिचुएशन में, जब अवरोध उत्पन्न होता है, दोनों सत्र जो है दोनों हाउसेस एग्री नहीं करते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर होते हैं जो इसका हेड रहता है उसमें। ओके, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आप जानते होंगे। फिर अपना वो विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकॉले। जल्दी से बताइए, जितना जल्दी आप ऑप्शन बता देंगे उतना जल्दी हम बता देंगे उनके बारे में और कुछ। बाकी चारों के बारे में पढ़ लीजिए, काफी अच्छे लॉर्ड्स हैं ये लोग। आपका आंसर है ऑप्शन जो है बी, पेन नहीं लिया हमने, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने अबॉलिशन ऑफ सती में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इवन राजा राम मोहन रॉय ने कहा भी था कि इमीडिएट इफेक्ट मत लॉन्च करिए, लोगों में विद्रोह आ जाएगा, पर वो बिल्कुल नहीं सुने, उन्होंने पास कर दिया। उनको बिल्कुल सोसाइटी से ये गंदगी हटानी थी, जो इन्फेंटिसाइड था, बच्चे को मारने वाला, वो भी हटाया इन्होंने। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन्होंने की, जो गर्ल चाइल्ड है उसको मारने वाला, तो ये सब चीज़ें विलियम बेंटिक के टाइम में आई। अगर विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले गवर्नर जनरल हैं, तो आप उनका रोल अबॉलिशन ऑफ सती में भी पढ़ सकते हैं। आप उनका रोल फीमेल इन्फेंटिसाइड और बहुत सारे उन्होंने इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए हैं इंडिया में, तो ये सब चीज़ उनके बारे में पढ़ लीजिए। बाकी मैकॉले के बारे में मैंने कुछ बताया था बुलेटिन 1 में, याद करिए जल्दी, जो भूल गए हैं वो फिर से जाके देखिए। क्वेश्चन 107, ब्रिटिश संसद की किस अधिनियम के कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया? Which act of British Parliament took away the exclusive right? जो मोनोपोली थी उनकी, अकेले ट्रेड करते थे, वो जो छीन लिया वो किस एक्ट द्वारा आया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट या चार्टर एक्ट कहते हैं उसको, किस ईयर का है? जल्दी से बता दीजिए आप। तो देखिए पहला 2 ऑप्शन तो मैंने वैसे आपका इरेडिकेट कर दिया है। अब जल्दी से आप बताइए, मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी गई थी कब? तो ये 1813 में हुआ था। ठीक है, पर इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए, एक 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट हैं, फिर हो गया आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हो गया, तो ये सब कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं
ऐसे चलते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे, पर ये आज आपका काम है कि चारों के बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा और इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो 5 से 10 मिनट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है कि भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना तो लचीला है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। Which article of the Indian Constitution reflects that the Constitution is neither rigid nor flexible but synthesis of both? यानी कि ये नहीं है कि फिक्स्ड है, अमेंडमेंट्स भी पॉसिबल है, पर कहाँ नहीं, ये सब मेंशन्ड है। तो ये कौन से आर्टिकल द्वारा है? 350, 362, 368, 344। जल्दी बताइए, कमेंट करिए ऑप्शन आप लोग। आपको पता ही होगा कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका हुआ आर्टिकल आपका 343 से 351 तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? ये आप जो है वो एलिमिनेशन से कर सकते हैं। 343 से 351 तो लैंग्वेज की बात करता है, बचता है आपका आर्टिकल 362, 368। जल्दी से बताइए कौन सा हो सकता है? पार्ट 20 में दिया है ये, पार्ट 20। कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें अमेंड की जा सकती हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। पार्ट 20 आर्टिकल 368, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बेसिक के कुछ आर्टिकल्स तैयार हैं तो ये सब जो आर्टिकल्स है ये तो क्वेश्चन के साथ साथ तैयार हो जाएंगे। आर्टिकल 368 वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया 343 से 351 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां और उनके प्रावधान सही नहीं है? अब हम लोग शेड्यूल काफी सारे देख रहे हैं, शेड्यूल आजकल हम लोग 8th शेड्यूल है लैंग्वेज का। हाँ, तो कौन सा शेड्यूल जो है आपका सही मैच नहीं है? आइए देखते हैं। 9वीं अनुसूची, न्यायिक समीक्षा के परे अधिनियम, एक्ट्स बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 6ठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज। 8th शेड्यूल लैंग्वेज एंड 3rd शेड्यूल ओथ। तो कौन सा सही मैच नहीं है? बाकी 3 सही है। सी तो आपका सही है, तो वैसे एलिमिनेट हो गया है। सी जो है आपका सही है। डी याद करिए, डी भी सही ही है। जल्दी बताइए आप ए और बी में से कौन सा ऑप्शन जो आपका सही नहीं है? अभी बताइए 9th शेड्यूल में क्या है? एक्ट्स बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम क्या आपको पता है? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो भारत में है। कोई भी चीज जुडिशियली रिव्यू की जा सकती है एक बार। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही मैच नहीं है? ऑप्शन बी जो आपका 6th शेड्यूल है वो सही मैच नहीं है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 6th शेड्यूल में क्या मेंशन है? 6ठी अनुसूची में क्या मेंशन है? 6ठी अनुसूची में क्या है? जो लोग ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप आंसर करते नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए हम लोग क्वेश्चन शुरू से एक बार देख लेते हैं, फिर भी अगर आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। जैसे ये आपका ईयर देखने को मैंने बोला था, लर्न हो जाएगा सारा। इसमें ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे, कैसे हर आर्टिकल के बारे में, कहाँ विलेज पंचायत है, कहाँ वर्कर के वेजेस है, ठीक है, कहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो पावर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। ओरिजिनल रूप से 14 भाषाएं थी, आगे चल के 22 हुई, और हमने देखा था कि कैसे ऐड हुआ है 8th शेड्यूल में। फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जो है जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में बुलाया जा सकता है। फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के बारे में देखा था हमने कि इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती, कई सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मतलब पढ़ाई के बारे में कई सारी अच्छी चीजें लाई। तो क्या क्या चीज है ये आपको करते चलना है। यहाँ पे मैंने कहा था चारों एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल शेड्यूल्ड एरिया नहीं, थोड़ा सा ये घुमा के प्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे हमारे,
नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, उनके जो ट्राइबल एरियाज थे, ट्राइबल मतलब अभी हमने देखा था ट्राइबल एरियाज, जो लोग थे, कबीले के लोग जो होते हैं ट्राइबल पीपल, वो लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कैसे चलाना है, एडमिनिस्टर करना है, वो हमारे 6th शेड्यूल में मेंशन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज हैं, और कहाँ के ट्राइबल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, इनका जो है वो दिया हुआ है 6th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में भाषाएं दी हुई हैं, 9th शेड्यूल में वो एक्ट्स दिए हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जा सकता है, और 3rd शेड्यूल में ओथ दिया हुआ है। 10 आते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का? बहुत ही फेमस थे लॉयर, जल्दी से इनके बारे में पढ़ लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर है पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए, धर्म की स्वतंत्रता अभी तक हमने बहुत देखी है कि ये फंडामेंटल राइट है, 14 से 18 इक्वालिटी है, हर चीज फ्रीडम है। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो बिल्कुल ही आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बार बार हमने देखा 23-24 आर्टिकल, 23-24 आर्टिकल, तो ये भी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये कहीं देखा नहीं है हम लोगों ने। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, बिल्कुल आपका कौन सा आर्टिकल है, 14वां आर्टिकल है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बचता है? ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के संविधान के अनुसार सरकार के मुखिया कौन है? ये बार बार हमने पढ़ा है, सरकार का मुखिया कौन है और राज्य का मुखिया कौन है। अब आप जल्दी से बता दीजिएगा। भारत के संविधान में मैंने बताया था बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, जो फेडरलिज्म है, तो इसके लिए आपका हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ नेशन दोनों अलग होगा। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट मैंने बताया था मुखिया, राज्य का मुखिया, और यहाँ पे पूछा है सरकार का मुखिया। तो मैंने दोनों आपको बताया था, जल्दी से बताइए दोनों क्या है इंडिया में। तो बिल्कुल स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है हमारे प्रेसिडेंट, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। Yes, D is the correct option without any doubt. Let's move, take the pen and go to the next question. किस संशोधन अधिनियम में मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया? सलाह तो लेना बिल्कुल बाध्य है। अभी हमने ये लास्ट बुलेटिन में डिस्कस किया था, तो जिन्होंने अभी तक ये क्वेश्चन को नहीं समझा है, नहीं देखा है, वो एक बार ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। और जो मैं बार बार कहती हूँ कि जो आपका 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ये बिल्कुल पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लें। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कहा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी है और आप ये मानने पे बाध्य हैं, और 44th में कहा है कि बिल्कुल सलाह लेना आवश्यक है। तो ये दोनों मिला के बन जाए आपका सही ऑप्शन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों, जल्दी से रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन आज की बुलेटिन का, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 250। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिनको ये भी नहीं आ रहा था, यू आर डन विद इट। आप डेली जीएस बुलेटिन रिपीट मोड पे देखिए ताकि आपका रिवीजन जो है वो होता रहे। ये रहा आपका 115th क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? और ये रैपिड फायर राउंड जो है आपका शुरू हो चुका है। ये हमने देखा था उपराष्ट्रपति, जल्दी से बताइए। बिल्कुल राष्ट्रपति, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो देर कर रहा है वो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस 1992 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के आधार पर कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले को राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है? वेरी गुड, आप सब सही हैं। जो भी आंसर दिए, जो आंसर नहीं दिए उनको जरूरी आंसर देना, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं। आर्टिकल जो 143 है वो आपका सही ऑप्शन है। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया था? एनजेएसी आपको पता है बड़ी जल्दी में बना था और बड़ी जल्दी में खत्म हो गया था। ये नया क्वेश्चन है, फ्रेश। इसको शून्य कब घोषित किया, किस वर्ष में, और असंवैधानिक क्यों, और ये है क्या? एनजेएसी है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें ये कहा गया कि जुडिशरी को अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए एक ग्रुप बनेगा, एक कमीशन बनेगा। इस कमीशन में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, CJI, 2 प्रोमिनेंट जजेस रहेंगे। देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन। CJI रहेंगे, 2 प्रोमिनेंट लॉयर्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लॉ मिनिस्टर रहेंगे और उसके बाद कोई 2 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहेंगे, कोई 2 फेमस पर्सनालिटीज। और ये 2 प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को अपॉइंट करने के लिए एक और सब कमीशन बनाया गया था कि वो 2 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो इसमें शामिल होंगे उनको कहाँ से लाया जाएगा। तो इसके लिए एक सब कमीशन का भी निर्माण हुआ था। तो एनजेएसी क्या था? नेशनल जुडिशियल, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया कि जजेस पे कंट्रोल लगाने के लिए, उनको अपॉइंट या रिमूव करने के लिए। और इसमें जो चाहिए कॉम्पोजिशन था उनका कि मुख्य न्यायाधीश जो हमारे महान्यायवादी हैं वो रहेंगे, 2 प्रोमिनेंट लॉयर रहेंगे, 2 और लोग रहेंगे और लॉ मिनिस्टर रहेंगे। तो इसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, लॉ मिनिस्टर्स के होने की वजह से जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है कि जुडिशरी अलग काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो जो प्रभावित होगी, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया था। कब लाया गया, कब हटाया गया, जल्दी से बता दीजिए। इसको लाया गया था 31 दिसंबर 2014। अब जल्दी से बता दीजिए इसको हटाया कब गया था? इसको हटाया कब गया था? 16 अक्टूबर 2015। बहुत, अगर आपको याद में होगा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें चली थी, बातें हुई थी इसके बारे में। तो जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का वो कम हो जाएगा, ये क्लेम करते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एनजेएसी के बारे में देख लिया। चलिए नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप में। तो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? अब जो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो पार्लियामेंट्स का ग्रुप है। जैसा नाम है, इंटर मतलब बिटवीन, पार्लियामेंट मतलब कई सारे पार्लियामेंट, तो अंतर संसदीय समूह है, कई सारे संसदों का समूह है। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई रेगुलेट करने के लिए, एक चेक रखने के लिए। किसका चेक करना है? जो पार्लियामेंट्स है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या कमी आ सकती है, उसको चेक करने के लिए इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया। तो ये अगर बॉडी किस टाइप की, तो ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब ये जो आपका पेन लिया हमने, तो पेन पहले उठा लेते हैं और फिर क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। स्वायत्त, स्वायत्त मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऑटो मतलब सेल्फ, यहाँ पे नॉमिनेशन खुद का, जो पहले में इस समय पार्लियामेंट के मेंबर है, जरूरी नहीं है वही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऑटोनॉमस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम एक बार चलते हैं और फिर देखते हैं कंप्लीटली अबाउट इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप। आइए, यहाँ पे वर्तमान में कितने संसद है? तो 153 संसद है। इसका फाउंड किसने और कब इसको खोजा? तो ये 1889 में इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था। ये एक तरह का इंटरनेशनल ग्रुप है जो कई सारे पार्लियामेंट से बना है और प्रेजेंटली कितने पार्लियामेंट से? 153
3 पार्लियामेंट से बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके सेक्रेटरी मार्टिन चुंग चोंग हैं। सेक्रेटरी कौन है, मार्टिन चुंग चोंग, ठीक है। इसका जो आखिरी मीटिंग था, आखिरी मीटिंग जो हुआ, लास्ट कॉन्फ्रेंस, वो 2019 में हुआ है। 2019 में इसका लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है। 2019 में ये लोग दोहा में भी मिले थे, कतर, और 141st जो आखिरी वाला था, ये लोग सर्बिया में मिले थे, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1889 में इसको फाइंड किया गया था। ये बहुत सारे पार्लियामेंट, संसदों का समूह है। इसमें कितने संसद हैं, 153 संसद है। किस लिए बनाया गया, ताकि संसदों को रेगुलेट करने का काम भी कोई कर सके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 132 साल पहले ही इसका जो इसकी खोज है वो की गई थी, ठीक है। डुआर्टे पाको इसके प्रेसिडेंट हैं। तो एक बार ये एक आखिरी क्वेश्चन, हमेशा हमारा कुछ नया क्वेश्चन होता है जिससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिली। आज आपको पढ़ना है एक इसके बारे में, और एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा पिट्स एक्ट था, ठीक है। सारे एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। एक वो होमवर्क है। दूसरा आपका होमवर्क है जो हमने केसेस पढ़े थे, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मिनर्वा मिल्स भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, अंतर संसदीय संघ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आज के लिए हमने इतना ही। 30 क्वेश्चन देखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन देखेंगे। आज के क्वेश्चन के साथ हम 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये चारों वीडियोस जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। कैसे हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके कैसे अब लेवल यहाँ तक हमारा पहुँच गया है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर जो नए व्यूअर्स हैं वो भी सब्सक्राइब करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और अपने सक्सेस को इंश्योर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।